नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत विभाज्यता के नियमों का अध्ययन करेंगे। विभाज्यता के नियम गणित में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपके अलग अलग एग्जामों में आते हैं। जैसे यदि आप टीचिंग का एग्ज़ाम देते हैं वर्ग 3 का, या फिर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं या यूपीटीईटी का एग्ज़ाम देते हैं। इसके अलावा अन्य भी कई एग्ज़ाम होते हैं जिसमें विभाज्यता के नियमों से संबंधित विभिन्न प्रश्न आते हैं। इसके अलावा यदि हम अन्य सवाल भी लगाते हैं तो उसमें हमें विभाज्यता के नियमों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उन्हें हल करने में परेशानी होती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस संख्या को कैसे विभाजित करें, कैसे इसको डिवाइड किया जाए, इसमें उन्हें बड़ी परेशानी होती है। लेकिन यदि हमें विभाज्यता के नियमों को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, यदि हमें विभाज्यता के नियम आते हैं, तो इस प्रकार की कोई भी परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम लोग विभाज्यता के नियमों का अध्ययन करेंगे, और विभाज्यता के नियमों में हमें 2 से लेके 11 तक के नियमों का ही हमें अध्ययन करना है। इससे ज़्यादा हमें अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 से लेके 11 तक के ही नियम पूछे जाते हैं। तो हमें 11 तक के नियमों का ही अध्ययन करना है। तो आज हम लोग 2 से लेके 11 तक की संख्याओं की विभाज्यता के नियमों का अध्ययन करेंगे। और यदि आप इन नियमों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नियम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 से विभाज्यता। तो कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक होना आवश्यक होता है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कोई भी संख्या जो आपके सामने दी गई है, चाहे वह संख्या 3 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की हो, चाहे 5 अंकों की हो, यदि आपको पता लगाना है कि वो संख्या आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम उसके इकाई के स्थान के अंकों को चेक करेंगे। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक यदि आपको मिल जाता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं। हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 2468। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग इसके इकाई के स्थान के अंक को चेक करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए, इसके इकाई के स्थान पे 8 दिया गया है। तो इसके इकाई के स्थान पे 8 दिया गया है, अतः ये पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हमें इस पूरी संख्या में 2 का भाग देके देखने की आवश्यकता नहीं है। हमने देख लिया कि इसके इकाई के स्थान पे 8 है, अतः निश्चित हो गया कि ये पूरी संख्या 2 से अवश्य पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो बस आपको इन अंकों को ध्यान देना है। इनमें से कोई भी एक अंक यदि इकाई के स्थान पे आपको मिल जाता है तो वह संख्या 2 से अवश्य पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसके बाद में अगला जो नियम आता है वो आता है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। फिर से एक बार समझिए अच्छी तरीके से जो हम भाषा बोल रहे हैं, कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इस बात को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है, ये लिखी हमने 24,683। यहाँ पे हमने 5 अंकों की एक संख्या लिखी है। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो हम इसमें 3 का भाग नहीं देंगे, हम इसको नियम के माध्यम से चेक करेंगे। तो देखिए, हम इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 और 2 6, 6 और 6 12,
12, 12 और 8 हो जाएगा 20, और 20 और 3 हो जाएगा आपका 23। तो यहाँ पर हमने सभी अंकों को जोड़ा तो सभी अंकों का योग निकल के आया 23। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 23 में 3 से पूरी तरीके से भाग जाता है, तो 23 में 3 से पूरी तरीके से भाग नहीं जाता है, 23 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः ये पूरी संख्या भी आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आई ना आपको? इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 15,681। हमें इस संख्या में पता लगाना है कि क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो हम इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21। तो हमने इसके सभी अंकों को जोड़ा तो योगफल 21 प्राप्त हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 21 संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अतः ये पूरी संख्या भी आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको? यदि हम इस नियम को और थोड़ा सा सरल बनाना चाहें तो हम एक काम और कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये संख्या दी गई है आपके सामने 15,681, तो हमने क्या काम किया कि सभी अंकों को जोड़ा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें भी टाइम ज़्यादा खर्च होता है, सभी अंकों को जोड़ो उसके बाद में उसमें 3 का भाग दे के देखो। तो देखिए इसको हम और थोड़ा सा सरल बना सकते हैं। हम क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम उन अंकों को देख सकते हैं जो आपके 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 5 6 8 और 1 दिया गया है, तो इसमें से जो 6 अंक है ये आपका 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इसको अभी आप एक तरफ रखेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बाकी के जो अंक दिए गए हैं इनको हम छोटे छोटे ग्रुप में जोड़ लेंगे। दो अंकों को आपस में जोड़ लेंगे या 3 अंकों को आपस में जोड़ लेंगे, यानी इनको हम छोटे छोटे समूहों में जोड़ लेंगे। छोटे छोटे समूहों में जोड़ने से क्या होगा कि हम जोड़ भी जल्दी लेंगे और हमारा समय का भी बच जाएगा। जैसे हमने 5 को और 1 को जोड़ दिया, 5 को और 1 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से हम 8 को और 1 को भी जोड़ सकते हैं। 8 को और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 6 भी पूर्णतः विभाजित था ही। इसके बाद में 5 को और 1 को जोड़ा तो 6 हो गया, तो ये वाला 6 भी आपका 3 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर हमने 8 को और 1 को जोड़ा तो 9 हो गया, तो 9 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि ये पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित है। तो यदि आप एक साथ सारे अंकों को ना जोड़ना चाहें तो आप इन अंकों को छोटे छोटे समूहों में भी जोड़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है और कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। इसके बाद में अगला जो नियम आता है वो नियम आता है आपका 4 से विभाजिता का। तो चलिए 4 से विभाजिता का नियम भी हम लोग देखते हैं। 4 से विभाजिता के नियम में आपको 2 स्थितियां याद रखनी है, 2 स्थितियों को आपको समझना है। तो चलिए समझ लेते हैं दोनों स्थितियां क्या क्या हैं। कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर दोनों ही स्थानों पर यदि 0 मिलता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फिर से समझिए एक बात को, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर ही 0 है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं इसको। जैसे मान के चलिए कि हमारे सामने एक संख्या लिखी हुई है 2600। अब आपके सामने जो 2600 संख्या लिखी हुई है तो आप लोग देखिए कि इसके इकाई के स्थान पर भी 0 है और इसके दहाई के स्थान पर भी 0 है, दोनों ही स्थानों पर 0 है। तो आपको इस पूरी संख्या में 4 का भाग देके देखने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंत में दोनों स्थानों पर 0 है, अतः यह निश्चित हो गया है कि 2600 आपका 4 से पूर्णतः विभाजित हो ही जाएगा। अब आप चाहे तो इसको घर पे देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो, आप उसमें 4 का भाग देखिए, चेक कर लीजिए कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आप पाएंगे कि ऐसी सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो एक तो ये स्थिति होती है। दूसरी स्थिति, यदि मान के चलिए कि ऐसी संख्या है जिसके इकाई और दहाई के स्थान पर 0 नहीं है, तो क्या करेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई दोनों ही स्थानों पर 0 नहीं है, ऐसी संख्याओं में हम लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी।
चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं, जैसे हमने एक संख्या लिखी 96,116। हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 96,116। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये संख्या आपकी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देंगे, हम लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। तो लास्ट के 2 अंकों में क्या दिया गया है, 16 दिया गया है, तो हम इस 16 में ही 4 का भाग देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 16 तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 4 चौको 16, 16 अंक जो है, 16 संख्या जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अतः ये पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी, हमें इसमें पूरी संख्या में 4 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 स्थितियां आपको 4 के नियम में याद रखनी है। पहली स्थिति आपको ये याद रखनी है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर 0 है, या फिर लास्ट के 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित है, तो ऐसी सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम जो आता है आपका, वो नियम आता है आपका 5 से विभाजिता का नियम। तो चलिए देखते हैं 5 से विभाजिता के नियम को। चलिए देखते हैं 5 से विभाजिता के नियम को। 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही सरल है। 5 से विभाजिता के नियम में हमें बस ये देखना है कि जो भी संख्या हमारे सामने दी गई है उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यदि 0 या 5 नहीं है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी 24,680। हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी 24,680। अब हमें इस संख्या में पता लगाना है कि क्या ये संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम इसका इकाई अंक देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके इकाई के स्थान पे 0 दिया गया है, और हमने नियम में भी बताया है आपको कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है, वे सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो इसके इकाई के स्थान पर 0 है, अतः ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। हमें इसमें 5 का अलग से भाग देके देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखी 26,879। अब जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 26,879। अब इसमें हम चेक करते हैं तो देखो इसके इकाई के स्थान पे कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। अब नियम के अनुसार 9 तो होना नहीं चाहिए, अगर 9 है तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः ये 26,879 जो संख्या दी गई है, इसके इकाई के स्थान पर 9 होने की वजह से ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यदि हम 9 के आगे 0 लगा दें या फिर हम 9 के आगे 5 लगा दें तो फिर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो आपकी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 5 का नियम एकदम सरल है। बस आपको इतनी बात याद रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम जो है आपका, वो है आपका 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम भी एकदम सरल है, इसको समझिए आप लोग। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों ही अंकों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई ना आप लोगों को? फिर से एक बार समझिए। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखी एक संख्या लिखते हैं हमने एक संख्या लिखी 28,756। हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी 28,756। अब हमें इस संख्या में पता लगाना है कि क्या ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित है। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी।
अगर 2 या 3 में से किसी भी एक अंक से भी अगर ये विभाजित नहीं होगी तो भी ये संख्या आपकी 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी कि दोनों से विभाजित होना चाहिए। अकेली 2 से हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा, अकेली 3 से हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों ही अंकों से इसको विभाजित होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम 2 का चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस संख्या के इकाई के स्थान पे 6 है, और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले 2 का नियम समझाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 यदि होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या 2 से तो विभाजित है, ये तो हमने देख लिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 3 से भी विभाजित है। तो 3 का नियम आप लोगों को याद होगा। 3 का नियम हमने आपको बताया था कि जो भी आपके सामने संख्या दी गई है, यदि उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6। तो 6 तो आपकी 3 से विभाजित है ही, तो इसको एक तरफ रहने देते हैं। उसके बाद में इसको जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12, इसको 12 कर लिया हमने, ठीक है ना, क्योंकि 12 भी 3 से विभाजित होता है। तो 7 5 इसको हमने 12 कर लिया। इसके बाद में इन दोनों अंकों को अगर हम जोड़ें, 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो ये 12 3 से विभाजित है, यहाँ पर 6 भी 3 से विभाजित है, लेकिन हमने 8 को और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 10 आ गया। 10 आपका 3 से विभाजित नहीं है, तो अतः ये पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाजित ना होने के कारण ये संख्या जो है ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये 2 से तो विभाजित थी, लेकिन 3 से विभाजित ना होने के कारण ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। बात आपकी समझ में आ रही ना? अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा और हम इस बात को समझते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी 62,184, ठीक है ना। हमने एक संख्या लिखी 62,184। अब 62,184 हमने संख्या लिखी है। अब हमें इस संख्या में पता लगाना है कि क्या ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें भी हम चेक करेंगे दोनों अंकों का कि क्या ये संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है। तो सबसे पहले 2 का चेक करते हैं। तो देखिए आप इस संख्या की इकाई के स्थान पे 4 दिया गया है, और 4 होने की वजह से ये संख्या आपकी 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब चेक करना है हमें 3 का। तो यहाँ पर 6 है, तो 603 से विभाजित है ही, तो इसको एक तरफ रहने दो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बाकी के अंकों को जोड़ दो। 2 और 1 जोड़ लिया तो यहाँ पर 3 हो गया। 3 भी आपका 3 से विभाजित है। यहाँ पर 8 को और 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, तो यहाँ पर 12 हो गया, तो 12 भी 3 से विभाजित है। तो ये पूरे अंकों को जब हमने आपस में जोड़ा तो ये सभी अंक आपके 3 से विभाजित हो गए, यानी कि ये पूरी संख्या आपकी 3 से भी विभाजित है। तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने के कारण ये संख्या आपकी 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से भी अवश्य विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है आपका 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, गलतियां भी इसमें होती हैं। तो हम आपको बताते हैं। नियम बताने के पहले हम आपको 3 स्थितियां बताते हैं। अगर ये 3 स्थितियां आपको अगर कहीं पर मिलती हैं तो आपको समझ जाना है कि वो संख्या आपकी 7 से जरूर विभाजित हो जाएगी। वो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं वो समझिए। पहली स्थिति ये है कि यदि कोई संख्या किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी है, तो वह संख्या आपकी 7 से अवश्य पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे हमने लिखा 1 1 1 1 1 1। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हमने 1 6 बार लिखा है, ठीक है ना। एक अंक को हमने 6 बार लिखा है, यानी कि यहाँ पर ये जो संख्या बन गई ये बन गई 1,11,111। ये जो 1,11,111 जो संख्या है
इसमें हमें 7 का भाग देके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संख्या 7 से अवश्य पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी है। इस तरीके से अगर किसी दूसरे अंक की भी अगर 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या भी आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने लिखा 3 3 3 3 3 3, तो यहाँ पर हमने 3 की 6 बार पुनरावृत्ति की, तो 3 की 6 बार पुनरावृत्ति से ये जो संख्या बनी है ये भी आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से चाहे 1 की 6 बार पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनी हो, या 2 की 6 बार पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनी हो, या 3 की या 4 की, किसी भी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से अगर कोई संख्या बनी है तो वह संख्या आपकी 7 से अवश्य पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दूसरी स्थिति चेक करते हैं। अगर दो अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो, कैसे? जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने लिखा 24 24 24, तो यहाँ पर दो अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः ये संख्या भी आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि अगर दो अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति से यदि कोई संख्या बनती है तो उस संख्या में भी 7 का भाग पूरा चला जाता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 45 45 45, यहाँ पर 45 जो अंक संख्या है उसकी 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, 45 की 3 बार पुनरावृत्ति से ये संख्या बनी है, अतः ये संख्या भी आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि अगर दो अंकों की संख्या की अगर 3 बार पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनती है तो उस संख्या में आपको अलग से 7 का भाग देके देखने की आवश्यकता नहीं है, वो संख्या आपकी 7 से अवश्य विभाजित हो जाती है। तीसरी स्थिति देखिए। तीसरी स्थिति यह है कि अगर कोई संख्या किसी अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनी हो, मतलब 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति से यदि कोई संख्या बनी हो तो वह संख्या भी आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसको समझिए, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। अगर आपको भाषा के रूप में समझ में नहीं आया तो आप उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे कि हमने लिखा 168 168, यानी यहाँ पे 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति से ये बड़ी संख्या बनी है, अतः ये संख्या भी आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 784 784, इसमें भी 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो अतः ये संख्या भी आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये 3 स्थितियां तो याद रखना ही रखना है। अगर इनमें से कोई भी एक स्थिति वाली अगर आपको संख्या मिलती है तो आपको बिना सोचे समझे समझ लेना है कि वो संख्या आपकी 7 से विभाजित हो ही जाएगी। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि यही 3 स्थितियां मिले। ये तो एक सामान्य स्थिति हमने आपको बता दी कि जब ऐसा हो तब आपको समझ लेना है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं है, कोई अलग से संख्या दी गई है और अगर हमें उसमें पता लगाना है कि वो संख्या आपकी 7 से विभाजित है या नहीं, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम इसके नियम के अनुसार चलेंगे। तो चलिए नियम को आप लोग समझिए, क्योंकि भाषा के रूप में आपको कम समझ में आएगा, इसको सीधा उदाहरण के द्वारा ही समझिए। हम यहाँ पर एक संख्या लिख लेते हैं अपने मन से। हमें नहीं पता कि ये आपकी 7 से विभाजित है या नहीं, हम इसको चेक करेंगे। ये आपके सामने संख्या लिखी हुई है 24,628। अब 24,628 जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है, हमें इसमें पता लगाना है कि ये संख्या आपकी 7 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो लास्ट अंक दिया गया है, लास्ट अंक जो दिया गया है उसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे। 2 का ही गुणा करना पड़ता है, किसी और अंक का गुणा नहीं करना पड़ता है। तो हम 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16। 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 8 दूनी 16। अब आप लोग बाकी की संख्या लिख दीजिए। तो बाकी संख्या कितनी है? 2462 पूरी। अब 8 में तो चूंकि हमने 2 का गुणा कर दिया था, तो अब यहाँ पर 8 को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब ये जो बाकी की संख्या है इसमें से हम लोग 16 घटा देंगे। 16 को घटाएंगे हम लोग इसमें से, तो 2 के माने 12, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो ये कितना आ गया आपका? 2446। अब इसमें से जो लास्ट में जो 6 दिया गया है, इसमें 6 में हम फिर से 2 का गुणा करेंगे। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12। तो अब हमें 6 को तो अलग कर देना है। 6 को तो आप काट दीजिए, 6 तो अलग हो गया।
अब जो बाकी की जो संख्या दी गई है 244, इसमें से हम 12 घटाएंगे, 244 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यानी यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है 232। अब हम फिर इसकी जो लास्ट जो अंक दिया गया है, यानी यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 में हम फिर से 2 का गुणा करेंगे, 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हम इसमें से बाकी 2 तो अलग हो गया। अब हम 23 में से 4 को घटाएंगे, कितना घटाएंगे 23 में से 4 को घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पर कितना आ गया 19, कितना आ गया 19। ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक आपके सामने 2 अंकों की संख्या नहीं आ जाती। जब आपको 2 अंकों की संख्या मिल जाए उसके आगे आपको ये प्रक्रिया दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो आपके सामने 2 अंकों की संख्या आ जाती है, अब आप इसमें 7 का भाग देके देखिए क्या इस संख्या में 7 का भाग जाता है। तो देखिए 19 में 7 का भाग नहीं जाता, 19 के पहाड़े में कहीं पर भी 7 के पहाड़े में कहीं पर भी 19 नहीं आता है। अतः ये जो आपके सामने संख्या दी गई थी 24,628, ये संख्या आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। बात आप लोगों को समझ में आई ना? फिर से एक बार हम आपको पूरे नियम को दोहरा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग लास्ट से एक एक अंक लेते जाएंगे, उसमें हम 2 का गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसको हम शेष संख्या में से घटाएंगे। ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक हमें 2 अंकों की संख्या नहीं मिल जाती। जब हमें 2 अंकों की संख्या मिल जाती है फिर हम उसमें 7 का भाग देके देख लेंगे। अगर उसमें 7 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, और यदि उसमें 7 का भाग नहीं जाता है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। इस नियम का थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। आप लोग अपने मन से 4-5 संख्याओं को लिखिए, उनका अभ्यास करिए, इस तरीके से आपको अपने आप ही इसमें अभ्यास हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो काफी लंबा नियम है, इससे अच्छा तो हम लोग भाग दे के देख लें। तो नहीं, ये नियम बिल्कुल भी लंबा नहीं है। अभी आप लोगों को लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप लोग 2-3 बार अभ्यास कर लोगे तो आपको ये नियम बहुत सरल लगेगा। भाग देने की अपेक्षा इसमें आप बहुत कम समय में इस बात का पता लगा लेंगे कि दी गई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। बस आपको अभ्यास करने की देरी है। अगला नियम जो है वो आ जाता है हमारा 8 का नियम। 8 का नियम देखते हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए जिस तरीके से हमने 4 के नियम में 2 स्थितियां देखी, उसी प्रकार से 8 के नियम में भी आपको 2 स्थितियां देखना है। अगर आप लोगों ने 4 का नियम अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 8 के नियम को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे 4 के नियम में हमने पहली स्थिति आपको समझाई थी कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों ही स्थानों पर अगर 0 मिलता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। और 8 के नियम में पहली स्थिति यह है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 0 मिले आपको, मतलब इकाई के स्थान पर भी 0 मिले, दहाई के स्थान पर भी 0 मिले और सैकड़ा के स्थान पर भी 0 मिले, अगर किसी संख्या के लास्ट के तीनों स्थानों पर 0 है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 12,000, हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी 12,000। अब आप देखो इसके इकाई के स्थान पर भी 0 है, इसके दहाई के स्थान पर भी 0 है, इसके सैकड़ा के स्थान पर भी 0 है, इसके लास्ट के तीनों स्थानों पर 0 है। अतः आपको इस पूरी संख्या में 8 का भाग देके देखने की जरूरत नहीं है, ये पूरी संख्या आपकी अवश्य 8 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गई ना। तो पहली स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति देखते हैं कि मान के चलिए कि किसी संख्या के लास्ट में 0 0 0 नहीं है तो क्या करें। तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 नहीं है उन संख्याओं में हम लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग देंगे। 4 के नियम में हम लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देते थे, 8 के नियम में हमें लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग देके देखना है। जैसे यहाँ पर एक संख्या हम लिख लेते हैं और उससे बताते हैं आपको। चलिए अपने मन से हम एक संख्या लिख देते हैं 96,816। हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी 96,816 और हमें पता लगाना है कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित है। तो हम पूरी संख्या में भाग ना देके लास्ट के केवल 3 अंकों में भाग देंगे। तो लास्ट के 3 अंकों के स्थान पर क्या है 816 है।
अब हम 816 में ही 8 का भाग देके देखेंगे, पूरी संख्या में हमें 8 का भाग देके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये आपका पूरा विभाजित हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर एक ले भागना अष्टम बिंदी पर 8 दूनी 16। इस तरीके से जो 816 है संख्या, ये आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अतः ये पूरी संख्या भी आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको। दो स्थितियां आपको देखना है। पहली स्थिति यह है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो है तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और दूसरी स्थिति यह है कि यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है आपका 9 से विभाजिता का नियम। अगला नियम है आपका 9 से विभाजिता का नियम। 9 से यदि आप लोगों ने 3 से विभाजिता का नियम अच्छे से समझा है तो आप लोगों को 9 से विभाजिता का नियम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला नियम बिल्कुल 3 के नियम जैसा ही है। जैसा हम 3 के नियम में सभी अंकों को जोड़ते थे और उसमें हम 3 का भाग देके देखते थे कि क्या वह संख्या, क्या वे अंकों जो हमने जोड़े हैं क्या उसमें 3 का भाग जाता है। यदि उसमें 3 का भाग चला जाता था तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी। उसी प्रकार से 9 का नियम भी है। जो भी हमारे सामने संख्या दी जाए हम उसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे और सभी अंकों को जोड़ने के बाद हम उसमें 9 का भाग देंगे। यदि उसमें 9 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा, और यदि नहीं जाता है तो वो पूरी संख्या भी आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर एक संख्या लिख देते हैं 72, 89, 45। चलिए हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी है अपने मन से, ठीक है ना, 7,28,945, ये हमने यहाँ पर संख्या लिख दी है। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए इसका पता लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं। अगर या तो हम क्या काम कर सकते हैं कि सभी अंकों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, और यदि आप सभी अंकों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहें तो आप इसको छोटे छोटे ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप में जोड़ने से फायदा ये होता है कि हमारे समय की बचत हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको छोटे छोटे ग्रुप में जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 तो विभाजित है ही 9 से, तो 9 को तो अलग कर दो, 9 को जोड़ने की आवश्यकता है नहीं किसी के भी साथ। बाकी अंकों को जोड़ लो, जैसे 4 और 5 को जोड़ दो तो 9 बन गया, एक जोड़ा बन गया ये आपका। उसी प्रकार से 7 को और 2 को जोड़ दो तो यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर 9 बन गया, ये भी आपका 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। अब कौन सा अंक बचा? अब बचा केवल 8। अब आप 8 में देखिए, क्या 8 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता है। जब 8 में 9 का भाग नहीं जाता, यानी इन अंकों को हमने जोड़ के देखा और इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है, अतः इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही ना। एक उदाहरण के माध्यम से हम और समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर हमने एक संख्या लिखी, कुछ भी लिख दीजिए, 68,996, ये लिख दिया हमने। 68,996 हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी है और हमें पता लगाना है कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित है। तो चलिए पता लगाते हैं। देखो 2 स्थानों पर तो 9 दिया गया है, तो इसको नहीं जोड़ना है, इनको अलग रहने दो, बाकी अंकों को जोड़ लेते। जैसे 8 और 7 को जोड़ लो, तो 8 और 7 को जोड़ा तो कितना हो गया? 15, है ना। और 15 में 6 को भी जोड़ लो, तो 15 और 6 कितना हो गया? 21। 15 और 6 कितना हो गया? 21 हो गया। तो क्या 21 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता है, यानी कि इस पूरी संख्या में आपका 9 का भाग नहीं जाएगा। तो आपको अच्छे से नियम समझ में आ गया होगा कि जो भी आपके सामने संख्या दी गई है उसके हम सभी अंकों को जोड़ेंगे। सभी अंकों को आप साथ में भी जोड़ सकते हैं और छोटे छोटे ग्रुप बना के भी आप इन अंकों को जोड़ सकते हैं। और अगर जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वो 9 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब अपन को 2 नियम और समझना है। एक नियम है आपका 10 का और एक नियम है 11 का। आपको 11 तक ही नियम समझना है, इसके आगे आपको और नियम समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में मुख्य रूप से 11 तक नियम ही पूछे जाते हैं। चलिए तो 10 का नियम देखते हैं। 10 का नियम सबसे सरल नियम है
यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होता है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बस केवल आपको यह देखना है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, और यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 नहीं है तो वह संख्या आपकी 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, और अगर इकाई के स्थान पर 0 नहीं है तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। आपको बस इकाई स्थान देखना है। एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझा देते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं। जैसे हमने ये एक संख्या लिख दी, देखो 68,780। 68,780 जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, इसके आप इकाई स्थान पर देखिए। इकाई के स्थान पर क्या है? 0। तो इकाई के स्थान पे 0 दिया गया है, तो बस क्लियर हो गया कि ये संख्या आपकी 10 से विभाजित है, और कुछ देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो 10 का नियम एकदम सरल है। इसके बाद में अंतिम नियम जो है हमारा, वो है आपका 11 का नियम। 11 के नियम को और समझ लीजिए, और आपके आज विभाज्यता के नियम कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो 11 के नियम को हम उदाहरण के माध्यम से ही आपको समझाते हैं। यहां पर हम एक संख्या लिखते हैं। ये हमने अपने मन से एक संख्या लिख ली है, और हमें पता लगाना है कि क्या ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो भी आपके सामने संख्या दी गई है, इसके सम स्थानों को और विषम स्थानों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। सम स्थान और विषम स्थान क्या होते हैं? देखिए, पहला जो स्थान होता है इकाई नंबर पे, इकाई का जो स्थान होता है वो कहलाता है विषम। वो स्थान काय का होता है? विषम का। दहाई का जो स्थान होता है वो स्थान कहलाता है सम का। इसी प्रकार से जो सैकड़ा का स्थान होता है वो कहलाता है विषम का। उसके बाद में अगला जो स्थान होता है वो कहलाता है सम का, और उसके बाद में अगला जो स्थान होता है वो कहलाता है विषम का। यानी इस तरीके से विषम सम विषम सम विषम, इस तरीके से सबके अलग अलग स्थान होते हैं। हम सम और विषम संख्याओं की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान की बात कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से इस बात को समझना, क्योंकि कभी कभार ये गलती हो जाती है। कुछ लोग क्या काम करते हैं, नियम में सम संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं, विषम संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं, और फिर उनको आपस में घटा के देखते हैं। तो इस तरीके से उनका जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर सम स्थानों की और विषम स्थानों की बात कही गई है, ना कि सम अंकों की और विषम अंकों की। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला स्थान विषम का है, तीसरा स्थान विषम का है, और यहाँ पर 5वां स्थान विषम का है। अब क्या काम करना है हमें विषम स्थानों पर जो अंक दिए गए हैं उनको अलग जोड़ना है, और सम स्थानों पर जो अंक दिए गए हैं उनको हमें अलग जोड़ लेना है। समझ में आ रही ना बात आपको? फिर से एक बार बात को समझिए। विषम स्थानों पर जो अंक दिए गए हैं उनको हमें अलग जोड़ना है, और सम स्थानों पर जो अंक दिए गए हैं उनको हमें अलग जोड़ना है। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग। सबसे पहला देखो, विषम वाला पहला अंक क्या है? 6, तो यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? विषम वाला अंक 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। 8 के बाद में आपका ये हो गया सम का। थोड़ा सा लिखने में हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे 6 जो है वो काय का है? सम का है ना। और ये 2 क्या है आपका? विषम का। और ये 6 क्या है आपका? सम का। ठीक है ना। क्योंकि विषम सम विषम सम विषम इस तरीके से चलता है। तो एक आपका 6 विषम है, उसके बाद में 8 विषम है, और उसके बाद में आपका 2 विषम है। तो 6, 8 और 2 को अलग जोड़ेंगे, और बाकी सम स्थानों के अंकों को अलग जोड़ेंगे। तो सम स्थानों पर क्या का है? आपका पहला अंक है 7 का। 7 के बाद में फिर है आपका 6, और 6 के बाद में यहाँ पर भी दिया गया है 6। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6, 8, 2 को अलग जोड़ेंगे, और यहाँ पर 7, 6, 6 को अलग जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही ना आपको? तो 6 और 2 8, 8 2 16। तो विषम स्थानों का योग कितना आया? 16 आया। उसी प्रकार से सम स्थानों का भी योग करेंगे। 6 और 6 12, 6 3 18 और 1 19। तो इनका सम स्थानों का योग कितना आया? 19 आया। तो सम स्थानों के अंकों को हमने जोड़ा तो इनका योग 19 आया,
और विषम स्थानों के अंकों को हमने जोड़ा तो इनका योग आया 16। अब इनमें से जिनका योग ज्यादा आया उसमें से कम योग को हम घटा देंगे। 19 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये जो 3 प्राप्त हुआ है या जो भी संख्या आपको प्राप्त हो उसमें आपको देखना है 11 का भाग देके, या तो आ जाए आपका 0, या तो 0 आ जाए, यानी यहाँ का योग और यहाँ का योग समान हो जाएगा तो दोनों को परस्पर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाती है, और यदि 0 नहीं आता है तो कोई ऐसा अंक आ जाए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 से कौन कौन से अंक विभाजित होंगे, या तो 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, ऐसा कोई एक अंक आ जाए। तो यदि यहाँ पर ऐसा कोई अंक आ जाता है जो 11 से विभाजित हो जाता है या फिर यहाँ पर 0 आ जाता है तो फिर समझ जाओ कि वो संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। हो सकता है अभी आपको कम समझ में आया हो तो हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं, लीजिए हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है, इनको अलग अलग, हर अंक को अलग अलग कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये अलग अलग कर लीजिए। पहला स्थान काय का होता है, विषम का। दूसरा स्थान होता है सम का। तीसरा स्थान होता है विषम का। चौथा स्थान होता है सम का। पांचवा स्थान होता है विषम का और छठवां स्थान होता है सम का। ठीक है ना, इस तरीके से कर लीजिए। अब इसके बाद में हम विषम स्थानों के अंकों को अलग जोड़ दें, यहीं पर जोड़ लेते हैं, अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 और 7 14। तो विषम स्थानों का योग कितना आया, विषम स्थानों को हमने जोड़ा तो इसका योग जो आया वो आया आपका 14। 4 और 3 7 और 7 और 7 14। इसके बाद में हम सम स्थानों को अलग जोड़ेंगे, 9 को, 6 को और 2 को। तो 9 और 6 15, 15 और 2 17। तो सम स्थानों का योग कितना आया, सम स्थानों का योग आया है 17। अब हम क्या करेंगे, 17 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहां पर भी 3 आ गया, तो यहां पर भी 3 आ गया, यानी कि ये संख्या भी आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चूंकि हम अंक अपने मन से लिख रहे हैं इसलिए ऐसी संख्याएं आ रही हैं, है ना। आप ऐसी संख्या भी आ सकती है जिसमें 0 आ जाएगा तो वो आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अभी हमने आपको 2 से लेके 11 तक के महत्वपूर्ण जो नियम है जो परीक्षाओं में आते हैं वो हमने सारे आपको समझाए हैं, और ये नियम निश्चित तौर पे आपके लिए फायदेमंद रहेंगे क्योंकि अलग अलग एग्जामों से इनमें प्रश्न आते हैं। आप चाहे टीईटी का एग्जाम देते हैं या अन्य कोई एग्जाम देते हैं, अगर आपने अच्छे से समझे हैं इन नियमों को तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके बाद में हम अगला वीडियो डालेंगे, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। यदि आपको समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे मैसेज भी डाल सकते हैं कि हमें सर ये बात समझ में नहीं आई है, तो हम जरूर देखेंगे उसको और आपको समझाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।